हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का सेट 4 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आपको पता ही है ब्रह्मा सीरीज चल रही है। इसे पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को कवर किया था। आज हम 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पर बात करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप अब से भी नहीं पढ़ते हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो हम क्वेश्चन लेकर आज आए हैं, हमारा पिछला वीडियो अगला वीडियो का जो भी रिस्पांस होता है, हम उसके हिसाब से अगला वीडियो लेकर आते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें से बेहतरीन हम अगले वीडियो में लेकर क्वेश्चन को आए हैं, प्लस चीज़ों को आपको और अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे न ज़्यादा बात करते हुए टॉपिक पर सीधे आते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज का जो सेशन होने वाला है बाबू, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेवल है ना, बहुत ही बेहतरीन है। ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं 100%, 99% चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी के बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट काम अपना करेंगे। क्या है, क्वेश्चन पर सीधे आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं बनाते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो हमारे बहुत और भी बेहतरीन होंगे। और आप हमसे कुछ सुझाव कुछ करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको सेंड करिए, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल से जुड़ते हैं तो नो डाउट आपके अंदर कोई डाउट रहने वाला नहीं है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई दिया है इतना, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। एक बात बताइए, घड़ी ऐसा कैसा होता है बाबू? गोल होता है, गोल होता है। यहाँ पर 3 सुई होती है, हम सिर्फ एक सुई की बात करेंगे, किसकी? जो घंटे की सुई है। घंटे की सुई ऐसे है, यहाँ 12 लिखा रहता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ऐसे होता है। मान लीजिए एक जो जहाँ पे घड़ी का ए वाला सिरा होता है, वो क्या होता है? घड़ी की जो सुई है थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, इसको आप देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ऐसे है कुछ आपका फिगर बनेगा। ये घंटे की सुई है, ये किसकी सुई है बाबू? घंटे की सुई है। कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या, इस एक वृत्त बन रहा है, घड़ी एक वृत्त होता है, जो घंटे की सुई है वो घंटे की सुई क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं घंटे की सुई बराबर वृत्त की त्रिज्या। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यही ने दिया है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। इस द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू? आपने एक फार्मूला पढ़ा था, पाई r स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। यहाँ वही तो बनेगा। मान लीजिए हमारी सुई यहाँ थी स्टार्टिंग में, 4 घंटा 30 मिनट पे कहाँ आएगी? 4:30 बजेगा आपके लगभग, तो मान लीजिए यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा उसका मान चाहिए, क्या चाहिए? मान चाहिए। उसके साथ साथ वृत्त की त्रिज्या हमें पता है, और 4 घंटे में कितना एंगल बनेगा वो निकाल लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, आर का मान दिया ही आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 4 घंटे में कितना ये सुई जहाँ से पर प्रेजेंट टाइम में थी, और 4 घंटे 30 मिनट, सॉरी यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट भी होना चाहिए था। नहीं, केवल 4 घंटा ही रहेगा। ठीक है, 4 घंटे में बताना है क्षेत्रफल कितना हो जाए। 4 घंटे में हमारा प्रेजेंट टाइम जहाँ पे स्टार्ट हुआ था पॉइंट, वहाँ से 4 घंटे बाद कितना एंगल बनेगा, हम यदि वहाँ निकाल लेते हैं तो इसमें हम रख देंगे, मान आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत
बड़ा लंबा नहीं है, 4 नंबर में आया है लेकिन लंबा नहीं है, लेकिन क्या टेक्निकल है, लंबा। इसको सोचने की जो आपकी क्षमता है, यदि आप इसको अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे क्या करना है, तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, 12 घंटे यहाँ से ये टोटल एक बार घूम जाएगा तो 12 घंटा होगा। तो 12 घंटा में घड़ी की जो सुई है क डिग्री घूमेगा, यहाँ से चला यहाँ आ गया, तो मतलब कितना घुमा, 360 डिग्री घुमा ना। तो 1 घंटा में आपका यहाँ से निकालना चाहेंगे क्या, 1 घंटे में कितना एंगल घूमेगा, 360/12 काट दीजिए, कितना आया, 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, 4 घंटे में निकालना था, 4 घंटे में बना कोण, ठीक है। 4 घंटे में कितना कोण बनने वाला है बाबू, 3 गुणे 4 30 अंश गुणे 4 कितना हो जाएगा, 120 अंश। हमारा एंगल पता हो गया, आर का मान पता है, इसमें मान रख दीजिए 22/7। जब भी क्वेश्चन में पाई का मान न दिया रहे तो क्या रखेंगे आप, 22/7 रख लीजिए। आर का मान अभी हमने बताया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, और नीचे यहाँ 360 हो जाएगा और इधर 120 अंश। इसको इससे काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, और अब काटना चाहेंगे इसको फिर 3 गुनी के 6, तो ऊपर आ जाएगा 22 गुणे 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, 7। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर आपको मैं सीधे बता दे रहा हूँ, जो साल होके आने वाला है आपका आंसर, वो आने वाला है 264 मीटर, नहीं मीटर नहीं, सेंटीमीटर में आंसर दिया था, मात्रक सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर भी हम सेंटीमीटर में बताएंगे। मतलब क्या, यहाँ पे लिख देंगे आप, अतः 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या बाबू, क्षेत्रफल कितना होने वाला है, 264 cm स्क्वायर, ठीक है। क्या होने वाला है, 264 cm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका ऐसे लगाना है आपको, बस समझ जाए। ये क्वेश्चन लंबा नहीं था, थोड़ा क्या है, इसमें दिमाग लगाने की बात थी। यदि आप इसको सही से समझ नहीं पाएंगे तो लगाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, यदि नहीं किए हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। करते हैं तो आप देख रहे हैं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आप पढ़ते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बेहतरीन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और एग्जाम में आते ही इसको आप झट से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, एक नाव की शांत जल में, मार्कर का थोड़ा इंक खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, जो दिया रहता है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। बाबू क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसको एकदम डिटेल में जैसे पेपर में लगाया जाता है वैसे लगाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं उतना आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी काम आप खुद ही करेंगे। कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी/घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की शांत जल में चाल कितनी बाबू, 15 किलोमीटर/घंटा। कह रहा नाव धारा की दिशा में, जैसे मान लीजिए यहाँ नदी है, ठीक है, नदी इधर है, ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नाव जो है यहाँ पर है 15 किलोमीटर/घंटा, नाव की चाल है शांत जल में। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर हो जाती है, 30 किलोमीटर यहाँ तक गया, फिर 30 किलोमीटर यहाँ से आया,
वापस, और आप जाने और आने में कितना उसको समय लगता है, कुल समय दिया है, कितना दिया है, कुल समय दिया है 4 घंटा 30 मिनट। तो कुछ यहाँ मिनट में है, कुछ घंटा में है। सबसे पहले हम इसको क्या बना लेंगे, घंटा में बदल लेंगे। तो 4 घंटा तो ये ठीक है, और 30 मिनट को हम क्या करेंगे बाबू, घंटा बदलेंगे। तो एक इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 4 + 1/2 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, 4 घंटा है, इसको अलग कर लीजिए, प्लस 30 मिनट को हमने घंटा में बदला, आप ऐसे करेंगे। अब पूरा टोटल हमारा जो आने वाला है अब क्या आएगा, घंटा में आएगा। तो ये 9/2 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा एक ही मात्रक में होना चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात पुरानी है, आप समझ रहे होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। हमारा टोटल समय आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल नाव की शांत जल में है। धारा की हमें चाल बतानी है, तो धारा की चाल यहाँ हम मान लेते हैं, क्या माना, धारा की चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है। क्या है बाबू, x किमी प्रति घंटा। उसके बाद आप एक सूत्र जानते होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे कितना, समय। कितना होता है बाबू, चाल गुणे समय। कितना अगर दूरी चलें, आपकी जो चाल होगी उस और उस चाल में समय को गुणा करते हैं, कितना समय चले हैं, तो आपकी दूरी निकल जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर आने का समय निकाल कर ऐड कर ले जो समय आ रहा है, तो ये 4 घंटा 30 मिनट के बराबर होना चाहिए, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जाने में लगा समय बराबर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। हमने जाने का दूरी दिखाया ना 30 किलोमीटर, आने का भी 30 किलोमीटर था और जाने का भी। तो और चाल जाने वाला क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई है, यहाँ मान लीजिए कुछ लिख लेंगे। क्या लिखना है, यहाँ पे हमने दोनों का अलग अलग चाल लिखा था। यहाँ से जाने में पहले तो जाने का चाल निकालना पड़ेगा ना। अब धारा की दिशा में यहाँ धारा की, इसके नीचे लिखना है धारा की दिशा में जाने पर चाल। आप जानते हैं क्या करते हैं, नाव की चाल में जोड़ देते हैं धारा की चाल, तब हो जाता है वो जाने, धारा की दिशा में चाल। यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में भी चाल निकाल लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी बाबू, जो दिया रहता है उसमें से x जिसको मानते हैं वो हमेशा छोटा मानेंगे, छोटा रहेगा, और जो दिया रहता है क्वेश्चन में वो हमेशा बड़ा। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम धारा की चाल ज़्यादा माने या नाव की। क्वेश्चन में जो दिया है, जिसकी चाल दी है, अब उसको बड़ा मानिए, और जिसकी चाल में ज्ञात करनी है उसकी चाल हमेशा छोटा मानिए। ठीक है, तो 15 - x किमी प्रति घंटा इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ से जाने में लगा समय कैसे निकलेगा बाबू, जाने का दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और चाल हमारी कितनी है 15 + x। ठीक है, और आने में लगा समय, वापस यहाँ लिख सकते हैं, वापस आने में लगा समय कितना है, दूरी है 30, और आने का चाल जो है हमारा है 15 - x। ठीक है, जाने का समय और आने का समय हमें पता हो गया, और टोटल समय हमें यहाँ दिया है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जाने तथा आने में लगा समय बराबर कुल समय, यही ना होगा। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रश्न के अनुसार कुल समय। कुछ चीज़ें मैं शार्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को मैं लगाकर बता सकूँ। ठीक है, आप बाकी चीज़ें समझ रहे हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिखा गया है, थोड़ा शार्ट में समझ लीजिए। जाने का समय बाबू यहाँ पर कितना है,
30/15 प्लस यक्स, और इसको जोड़ दें हम 30/15 माइनस यक्स बराबर 4 घंटा 30 मिनट था, इसको हमने घंटे में बदला था 9/2। ठीक है, पूरा समय इस जाने के समय आने के समय जोड़ते हैं तभी तो पूरा समय के बराबर होता है। ये आपका आ गया घंटा। ठीक है, इधर भी घंटा है उधर भी घंटा है, कट जाएगा सब। ठीक है, इधर भी तो समय घंटा में है उधर भी समय घंटा में, तो घंटा से घंटा कट गया, बचा क्या, सिर्फ नंबर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, x की वैल्यू 2 आएगी। आप इसे हल कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और तो मैं इसलिए आपको मैं इसका क्या सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 5 किमी प्रति घंटा आने वाला है। कितना आने वाला है बाबू, 5 किमी प्रति घंटा। और यही यक्स क्या है, धारा की चाल है, तो लिख देंगे आप नीचे क्या, अतः धारा की चाल क्या है, 5 किमी प्रति घंटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा था आज का जो सेशन का वीडियो होने वाला है, क्लास होने वाला है, इसमें आपके वो क्वेश्चन हैं जो 99% चांस से आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में 16 फरवरी से होने वाले पेपर में बिल्कुल भी आ सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। क्योंकि आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं भाई, कुछ तो अलग होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप हमसे जुड़े, आपको हमसे जुड़ने का क्या फ़ायदा। इसीलिए तो हर जगह से हम क्या अलग, आप खुद ही देख लेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन का जो हमारा लेवल है क्या है, बेहतरीन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। हमें बताने की या प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो के बस लास्ट तक बने रहिए। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन बाबू, एक ठोस बेलन है, एक ठोस है जो बेलन के रूप में है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। यहाँ हिंदी में 7 लिखा है या अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, चित्र को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले टेढ़ा फेढ़ा रह सकता है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे कह रहा है, इस जो फिगर हमारा है इसकी टोटल ऊंचाई दिया है 19 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू, 19 सेंटीमीटर। और जो ये ठोस बेलन है इसका जो व्यास है, व्यास मतलब क्या, ये वाला पार्ट का लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है इसका आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एक बेलन टाइप का है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर h का मान दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लेंगे पहले। यहाँ पे h का मान दिया है कितना, 19 सेंटीमीटर। व्यास यानी d का मान दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो r का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, क्यों 7/2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये अर्धगोला है, ऊपर और नीचे क्या है, अर्धगोला है। जितना ऊपर है सेम चीज़ वहीं के नीचे, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसकी त्रिज्या जब यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर बन जाएगा बेटा, हो जाएगा ना, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हमें सबसे पहले इस बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 19 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ये जब अर्धगोला है तो अर्धगोले के चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ, सब दूरी 3.7 सेंटीमीटर का तो होगा, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये एक त्रिज्या ही होगी और त्रिज्या ये होगी। यदि हम ये h का मान है, यह कैपिटल H, इसलिए अभी अब समझाएंगे क्या है। हमने पूरे गोले का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई निकाल लेंगे तो 90 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें से यदि हमें बेलन की सिर्फ ऊंचाई चाहिए, हम इसमें देखो करने वाला क्या है बाबू,
इसका आयतन यानी बेलन का आयतन अलग, गोले का दोनों आयतन अलग निकाल के दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बेलन के आयतन निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई पता होना चाहिए। पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें से घटा देते हैं तो बेलन की एक्चुअली वैल्यू निकल जाएगी। यानी h बराबर क्या निकालें, बेलन की जो ऊंचाई है उसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 90 सेंटीमीटर में से घटाना पड़ेगा किसको, 2 बार दोनों सिरों पर गोला है तो 2 × 3.7 सेंटीमीटर ना। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ गया ना। अब ठोस का आयतन अब जब निकालेंगे बाबू तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस किसका आयतन, बेलन का आयतन प्लस किसका, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोले का आयतन, दोनों अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ से क्या फार्मूला होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला बताइए आप लोग, πr² × h प्लस 2 अर्धगोले हैं दोनों एक जैसे ही हैं तो 2 × एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है कितना 2πr³/3, ये ना होता है 2πr³/3। ये एक गोले का है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों का एक बार में ही निकल जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, πr² कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से πr² यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r, ठीक है, नहीं और कुछ भी बचेगा, और कुछ क्या बचने वाला है, h + 4, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4r/3, इतना बचने वाला है ना। अब क्या करिए, r का मान हमें पता है, यहाँ पर r की वैल्यू और h की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर r की वैल्यू 3.7 है और h की वैल्यू यानी बेलन का, यहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी बाबू, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख दीजिए, पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5 × 3.5 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 4/3 × 3.5। इसको आयतन है तो सेमी है मात्रक, तो सेमी का क्यूब बन जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हम सीधे आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 641 क्या आने वाला है, 6 घन सेमी या सेमी का क्यूब लिखेंगे, क्या होगा, आंसर एक ही होगा। आयतन तो यहाँ से निकल गया, ये आयतन निकालने का फार्मूला। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा सर, ठोस जो हमारा ये ठोस आकृति बनी है इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बल्कि क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इतना तो आप समझ गए आयतन वाला। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए आपको। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होने वाला है, ठोस का यहाँ लिखेंगे, लग रहा है कि धोखा देगा क्या इंक, ठोस का बाबू, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे किसको, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू होता है 2π, थोड़ा इंक मार्कर का कम हो गया है इसलिए इतना धुंधला चल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आपको कि आपको जो मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि फूल का होता है 4πr², तो आधा का कितना होगा 2πr²। आप यहाँ से सबका मान रख देंगे, चाहे तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2πr भी कॉमन होगा, 2π भी है r भी है, दोनों में तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से केवल बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। ठीक है, क्या बचेगा 2r। अब यहाँ से फिर से इसकी वैल्यू रख देंगे सबकी, 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू यहाँ पर है 12 और 2 × r का मान 3.7। अब 3.5 आप सबको हल करेंगे। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल में क्या होगा, सेमी का स्क्वायर ही बनेगा, जो यहाँ पे मात्रक है उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, या वर्ग सेमी कह लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे ना तो 418 वर्ग सेमी आएगा, वर्ग सेमी आने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आंसर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, केवल क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ आप जो समझते हैं उसका निकालना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आगे की तरफ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने से पहले आपको हम कह दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आज का सेशन पसंद आएगा तो बिना लाइक करिए नहीं जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों में सबसे इम्पॉर्टेंट किसका है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सिद्ध कीजिए किसी भी समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है बाबू, बराबर है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर भी होंगी, ठीक है, और इनके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसका मान रख दीजिए, नामकरण कर देते हैं। यह पैदा हुआ तो इसका नाम भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें लिख कर लगाना होगा हर चीज़ों को, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपको पूरा नंबर 4 नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन हमारा अब सही है। अब ये क्या है, एक समचतुर्भुज, क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज है, इसका नाम क्या क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले दिया है ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है बाबू, समचतुर्भुज। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DAD है DA का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि सभी भुजाओं का वर्ग, AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग और DA का वर्ग या AD का वर्ग बराबर है विकर्णों के AC और BD के वर्ग के बराबर। अब यहाँ से आपको क्या सिद्ध करना है, लिख लिया। अब क्या लिखते हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या लिखते हैं बाबू, उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ठीक, कह रहा है आप जानते हैं क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को लंब एक दूसरे पर को नहीं बल्कि क्या कहते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है बाबू,
लंब भी है, मतलब 90 डिग्री भी काट रहे हैं, साथ में ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OC बराबर OA और OD बराबर OB लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं AO बराबर हाफ AC, ये तो लिख ही सकते हैं। उसी तरह यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं क्या, OB बराबर हाफ BD लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये और ये दोनों बराबर है तो O से A की दूरी AC की आधी होगी, उसी तरह O और B से दूरी जो होगी BD की आधी होगी। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज AOB में क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, AB का वर्ग बराबर होगा किसके, OA के वर्ग प्लस OB के वर्ग के, यही ना होगा। उसी तरह AO त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये कर्ण हो गया लंब के सामने, और ये एक आधार हो गया, एक क्या हो गया, नहीं ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, या इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण हमारा एक हो गया। उसी तरह ये त्रिभुज BOC में लेंगे, त्रिभुज BOC में, तो यहाँ भी क्या होगा, BC का वर्ग बराबर किसका होगा, OC का वर्ग प्लस OB का वर्ग। उसी तरह ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे COD, त्रिभुज COD में क्या होगा, CD का वर्ग बराबर हो जाएगा बाबू OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे त्रिभुज कौन सा लेंगे बाबू, इस वाले की, इसको लिए फिर इसको लिए, फिर ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये चौथा है। चौथे त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज DOA या AOD में AD का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, OD का वर्ग प्लस OA का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कितने समीकरण बन जाएगा, 4। कितने समीकरण बनने वाले हैं बाबू, 4 बनने वाले हैं। तो चारों को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये साइड AB है, ये BC है, ये CD है, ये AD है, चारों समचतुर्भुज के चारों भुजाएं हो गए। यदि हम इन समीकरण के चारों को आपस में जोड़ लेते हैं, LHS वाले साइड से जुड़ेगा, RHS वाले साइड से जुड़ेगा, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे आपके सिद्ध करने वाली चीजें यहाँ कुछ आना शुरू हो जाएंगी। CD का स्क्वायर लिख देंगे सबका, हम LHS को LHS में जोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हमने जोड़ दिया। यहाँ लिख देंगे आप समीकरण 1 से लेकर समीकरण 4 तक को आपस में जोड़ने पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा पक्ष आपका क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से दूसरा पक्ष में जोड़ेंगे जब, तो हर चीज देखिए, यहाँ भी OA है और लास्ट वाले में भी OA है, OB यहाँ भी है, OB यहाँ भी है, OC यहाँ भी है, OC यहाँ भी। कहने का मतलब ये है क्या, हर चीज 2 बार आने वाली है, हर चीज 2 बार आने वाली है, मतलब OA 2 बार आएगी, OB भी 2 बार आएगी, OC भी 2 बार आएगी और OD भी 2 बार आएगा। इसलिए 2 हमने सब में से क्या लिया, कॉमन, और बाकी चीजें वहीं लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए OA और OC को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, AB, OA और OC, OA और OC कहाँ था, AO क्या था, AO को हाफ AC लिख सकते थे, OA को हाफ AC लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो क्या, OA को हाफ AC लिख दीजिए, या OA से लेके OC को एक मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करिए, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि यदि देख लीजिए यहाँ पर
ओ सी और ओ ए और ओ सी जब आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू क्या, ओ ए को ओ सी ही लिखेंगे। जब यहाँ लिख देंगे ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी है। जब दोनों बराबर है आपस में तो क्या होगा, 2 ओ, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको रहने दीजिए, समझने की कोशिश करिए। हम ओ ए को ओ ए ही रहने देंगे, ओ सी को भी ओ ए ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओ ए हो जाएगा इसको स्क्वायर प्लस यहाँ ओ बी का 2 बार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम मिटा के इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मिटा लेते हैं, ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं तो फिगर नहीं मिटाना चाहिए था, मिट गया, कोई बात नहीं। आप फिगर में देखे थे, यहाँ पे डी था, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए, ऐसे था, ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री सब पे बन रहा था, यहाँ बिंदु ओ था। ओ ए क्या है, ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ओ ए को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इधर है, ओ ए 2 इधर रहने दीजिए, 2 इंटू ओ ए के आप क्या लिख सकते थे, ओ ए को आप लिख सकते हैं ए सी बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका जब स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा पक्ष इसमें क्या था आपका 2 ओ बी को आप लिख सकते हैं बी डी, क्या लिख सकते हैं, बी डी का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। अब जब ऐसे इसको हल करेंगे आप ना, तो जानते हैं क्या आने वाला है, 2 इंटू ए सी का स्क्वायर बटे 4 आने वाला है, प्लस 2 इंटू बी डी का स्क्वायर बटे 4 आने वाला है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से इसको कट जाएगा, फिर एक बार से इसको मत कर दिए, इसको इससे काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो अंदर क्या बचा, अंदर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से अंदर गुणा कर लीजिए, या तो 2 यहाँ ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ऊपर बनेगा, और नीचे दोनों में 2 हर है, एक ही बार निकल जाएगा, दोनों का हर समान है तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। अब क्या हुआ, 2 से 2 भी कट जाएगा, अब सिर्फ क्या बचा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, हमने सभी भुजाओं को आपस में जोड़ा, तो ए सी मतलब क्या, विकर्ण, और बी डी मतलब क्या, दूसरा विकर्ण। मतलब क्या, हमने सभी भुजाओं को आपस में जोड़ा और तो क्या निकल के आया, ए सी यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण क्या है, आपस में उनका स्क्वायर वर्ग करके आपस में यदि जोड़ते हैं तो उनके भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या है, बराबर है। तो अतः आप लिख सकते हैं, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध। अतः आप लास्ट में लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्गों का योग, अतः समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है उनके विकर्णों के इस वर्ग के योगफल। क्या, यही तो हमें सिद्ध करना था, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 जहाँ तक कर सकते हैं। ठीक, इंक की प्रॉब्लम होने की वजह से हमको लग रहा है सभी मार्कर में इंक नहीं है बाबू, इसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहेंगे। और लास्ट में हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया, आज का सेट चर्चा नंबर वाले क्वेश्चन के 4 तक ही क्वेश्चन कर पाए इंक की समस्या की वजह से, लेकिन हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे।